नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की खगोलीय घटना की जिसने न जाने कितनी सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचा है और कभी-कभी तो हैरान भी किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ आसमान में ग्रहों का एक अलाइनमेंट है, मतलब बस धरती की एक परछाई जो चांद पर पड़ गई, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा कोई सिंबॉलिक मतलब भी छुपा हुआ है। चलिए आज मिलकर इस आसमानी पहेली के दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे बिल्कुल साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। आखिर साइंस क्या कहता है, ये चंद्र ग्रहण होता क्या है और सबसे जरूरी ये होता कैसे है। तो देखिए, साइंटिफिकली चंद्र ग्रहण बहुत सीधी सी चीज है। बस इतना समझिए कि जब सूरज और चांद के ठीक बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, जाहिर है पृथ्वी की परछाई सीधे चांद पर पड़ती है और उसे कुछ देर के लिए अपनी छांव में ले लेती है। बस इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये जो अलाइनमेंट है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मतलब सूरज, फिर हमारी पृथ्वी और उसके ठीक पीछे चांद, तीनों को एक सीधी लाइन में आना पड़ता है। और एक मजेदार बात यह है कि ये खूबसूरत नज़ारा सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही देखने को मिल सकता है, जब चांद अपने पूरे शबाब पर होता है। अच्छा, एक और बात, सारे चंद्र ग्रहण एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर देखें तो ये 3 तरह के होते हैं। सबसे स्पेक्टैक्युलर होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण या टोटल लूनर इक्लिप्स, जिसमें पूरा का पूरा चांद पृथ्वी की गहरी काली परछाई में गुम हो जाता है। फिर आता है आंशिक ग्रहण, मतलब पार्शल, जहां चांद का बस एक हिस्सा ही ढकता है। और आखिर में होता है उपछाया ग्रहण, जो इतना हल्का होता है कि कई बार तो पता भी नहीं चलता, बस चांद पर एक हल्की सी धुंधली सी परत आ जाती है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करता है वो है पूर्ण चंद्र ग्रहण। और एक सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है कि आखिर उस वक्त चांद का रंग लाल क्यों हो जाता है ना, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसका राज हमारे अपने घर यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में छिपा है। होता ये है कि जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल से होकर गुजरती है तो नीले रंग की लाइट तो हवा में बिखर जाती है, लेकिन जो लाल रंग की लाइट है वो मुड़कर चांद की सतह तक पहुंच जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारी धरती पर होने वाले सारे सनराइज और सनसेट की लालिमा एक साथ इकट्ठा होकर चांद पर प्रोजेक्ट की जा रही हो। वाकई कितना कमाल का नज़ारा होता होगा। तो ये तो हो गई साइंस की बात, जो हमें ये बताती है कि ग्रहण कैसे होता है। लेकिन सदियों से चली आ रही हमारी पौराणिक कथाएं वो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि इसका इतना गहरा मतलब क्यों है। तो चलिए अब कहानी की उस पहलू की तरफ चलते हैं। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उस महान घटना से जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत पाने के लिए एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। और जैसा कि सब जानते हैं, मंथन से अमृत निकला भी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। स्वरभानु नाम का एक बहुत ही चालाक असुर था। उसने देवताओं का रूप धरा और उनकी पंक्ति में जाकर चुपके से अमृत का एक घूंट पी लिया। लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा देर चली नहीं। उसकी इस हरकत पर 2 देवों की नजर पड़ गई, सूर्यदेव और चंद्रदेव। उन्होंने फौरन उसकी असलियत पहचान ली और भगवान विष्णु को आगाह कर दिया। और फिर जो हुआ, उसने ब्रह्मांड की कहानी ही बदल दी। भगवान विष्णु ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर एक पेंच था, अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतर चुकी थीं और इसी वजह से उसका सिर और उसका धड़ दोनों अमर हो गए। और यहीं से जन्म हुआ 2 खगोलीय शक्तियों का, राहु और केतु। जो सिर वाला अमर हिस्सा था वो कहलाया राहु, और जो बिना सिर का धड़ था वो बना केतु। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पोल खोली थी, राहु बदले की आग में जलने लगा। और कथाओं के अनुसार वो हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों का पीछा करता रहता है, और जब कभी वो उन्हें पकड़ लेता है तो निगलने की कोशिश करता है। और बस इसी घटना को हम ग्रहण कहते हैं। तो देखा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि ये जो कॉस्मिक चेज है, राहु की ये जो लड़ाई है, इसका असर हमारी जिंदगियों पर भी पड़ता है। चलिए अब जरा ज्योतिष के नजरिए को भी समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि ग्रहण के वक्त राहु और केतु की जो एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है, और इस एनर्जी का असर हर राशि के इंसान पर अलग अलग तरीके से पड़ता है।
यहाँ कुछ उदाहरण हैं। जैसे मेष राशि वालों के लिए ये मानसिक उथल-पुथल ला सकता है, तो उन्हें हनुमान जी की पूजा की सलाह दी जाती है। कर्क राशि वालों के लिए ये गहरे तनाव की वजह बन सकता है, तो उनके लिए दूध चावल का दान सुझाया जाता है। और देखिए, मकर राशि के लिए तो ये आर्थिक लाभ का मौका भी हो सकता है। मतलब असर अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, और हर किसी के लिए उपाय भी अलग-अलग हैं। तो ये तो हुई राशियों की बात। इसके अलावा कुछ जनरल नियम भी हैं, कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, इसलिए मंत्र जाप करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना और कुछ दान करना भी परंपरा का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करने को कहा जाता है, जैसे ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना, कोई नया काम शुरू करना या नुकीली चीजों का इस्तेमाल। हाँ, एक बात साफ कर दें कि वैज्ञानिक तौर पर खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से इसे शुद्धि और आत्मनियंत्रण से जोड़कर देखा जाता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? हम एक ही चांद को दो बिल्कुल अलग-अलग लेंस से देख रहे हैं। एक तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि ये बस पृथ्वी की परछाई का खेल है, एक सुंदर खगोलीय घटना, और दूसरी तरफ है हमारी पौराणिक कथाएं, जो इसे रोशनी और अंधेरे के बीच की एक सिंबॉलिक लड़ाई के तौर पर देखती हैं। तो सवाल यही है कि ये घटना, क्या ये सिर्फ आसमान में घटने वाला एक रहस्य है जिसे साइंस ने सुलझा दिया है, या फिर ये हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका देती है, हमारे अपने अंदर के उजाले और अंधेरे की लड़ाई को समझने का एक इशारा है? फैसला हर किसी का अपना है।